दोस्तों, पांच के फंडे के विनिंग सीरीज 29 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी इन द फेज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन के वक्त है ना, कौन सी पॉसिबिलिटी है भाई? हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई इनकम, हाई परचेसिंग कैपेसिटी। Which of the above possibility can be happened? क्या हो सकती है बताइए आप, है ना, कि रोजगार बढ़ सकते हैं, इनकम यानी जो उत्पन्न है वो बढ़ सकता है, परचेसिंग कैपेसिटी यानी खरीदने की जो ताकत है वो बढ़ सकती है हाई इन्फ्लेशन में। क्या हो सकता है? क्लिक कर दूं कि आपने? एकदम से सिंपल सा सवाल, क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज बी, 1 and 2 ओनली। हाई एम्प्लॉयमेंट और हाई इनकम होता है बट नॉट हैविंग अ हाई परचेसिंग कैपेसिटी। परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है। एकदम से सिंपल सा है कि भाई इन्फ्लेशन जब होता है तो ऑब्वियसली क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ता है। अब प्रॉफिट बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है भाई प्रॉफिट? तो इन्फ्लेशन तभी होता है इन जनरल जब इन्फ्लेशन डिमांड पुल है, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाती है, उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता। अब प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी चाहती है कि और छपाई हो जाए, भाई जम से छपाई हो जाए, वो नया यूनिट खोलना चाहती है और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है या फिर नया यूनिट खोलना चाहती है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो ऑब्वियसली इनकम भी बढ़ गया भाई, है ना। अब इनकम बढ़ा है तो परचेसिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन यानी क्या है? इन्फ्लेशन यानी ऑब्वियसली इट्स अ राइजिंग ऑफ प्राइसेस, राइज ऑफ प्राइस। अब कीमत बढ़ रही भाई, तो माना तुम्हारी इनकम से एग्जाम्पल 100 रुपए पहले थी भाई, अभी 110 हो गई है, है ना। लेकिन पहले जो एक आध चीज है जो भी आप खरीदते होंगे उसकी भी कीमत यदि पहले 100 रुपए होंगी तो अभी शायद 110 क्या 120 भी हो गई होंगी। तो आपके 110 किस काम के है भाई? तो देखा जाए तो हमारी परचेसिंग कैपेसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, घट जाती है। और यही तो डेंजर साइन है इन्फ्लेशन का। यदि ऐसा नहीं होता, परचेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ती, तो कौन रोकता भाई इन्फ्लेशन को, है ना? कोई नहीं। चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। दोस्तों, फिस्कल इन टाइम ऑफ मॉनिटरी टाइटनिंग। अब जुगलबंदी होना है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक हद तक काम करते हैं इन्फ्लेशन में, उसको जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी का भी। जैसा टैक्स कट है, रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, राइजिंग रेपो रेट्स, ये सब मिक्स मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फिस्कल पॉलिसी, तभी जाके हो सकता है इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी का होता है भाई टारगेट इन्फ्लेशन एक है ना, टारगेटिंग द इन्फ्लेशन, लेकिन कब तक, है ना, राइट। अब पैराडॉक्स देखो, इन्फ्लेशन का पैराडॉक्स है कि एक तरफ तो जॉब बढ़ते हैं, दूसरे तरफ कंज्यूमर के पॉकेट खाली करता है भाई। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है लेकिन परचेसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इस ढंग से ये भाई जुगाड़ हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द तिवा एथनिक ग्रुप ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में तिवा एक एथनिक ग्रुप है, यानी ट्राइबल ग्रुप है, उसके बारे में है। फर्स्ट, फाउंड इन मेनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है इसमें ये रहते हैं। दूसरा है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओनली इन द स्टेट ऑफ आसाम। सिर्फ आसामी स्टेट में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिकॉग्निशन मिला है। 3, वर्ड तिवा नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स enumerated under the provision of article 342 of the constitution। हमारे संविधान के
जो आर्टिकल 342 उसके प्रोविजन में जो लिस्ट बनती है शेड्यूल ट्राइब्स की, उसमें तिवा ये नाम नहीं है भाई, है ना। ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऐसा कुछ तो भाई है नहीं है, क्या है ना। देख लिया, चलो आपको याद आ गया होगा, आप पढ़ते रहते हो यार, बहुत पढ़ंतु बच्चे हो। चलो क्लिक करो, आप किया क्लिक आपने, मैं करूँ? ओके, आंसर इज डी 1 2 3, ऑल 3 आर करेक्ट, तीनों करेक्ट है भाई। देखो कैसे, इस ढंग से, है ना। जैसे फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मेन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जैसे आसाम के साथ साथ मेघालय है ना, इनमें तो ये ज्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन साथ में जैसे अरुणाचल प्रदेश है ना, आसाम के साथ साथ मेघालय तो है, लेकिन साथ में अरुणाचल प्रदेश है, या फिर मणिपुर है ना, नागालैंड है, यहाँ ये स्टेट्स के कुछ एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो तादाद है सबसे ज्यादा कहाँ पे, आसाम में है, और इसी वजह से इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन आसाम। अब तिवा यहाँ पे नहीं है भाई, तिवा ये नाम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब तिवा नाम नहीं है तो कौन सा नाम है? तो नाम है लालुंग। क्या है? लालुंग्स। ये लालुंग, ये नाम से जो है ये तिवा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। न्यूज में क्या है? तो न्यूज छोटी से, ऐसा कुछ ये नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे इंडिया में, इंडिया इज अ मल्टी कल्चर्ड कंट्री, लेकिन खास बात है कि सभी कल्चर जो है वो कल्चर कैसे डेवलप हो गए, इन ट्यून विथ आवर इकोसिस्टम। यानी अभी बारिश का सीजन है ना, मानसून का सीजन है। अब मानसून के सीजन में हर कम्युनिटी के अपने फेस्टिवल्स होते हैं, और सभी फेस्टिवल्स जो है इन जनरल जमीन से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इनका भी फेस्टिवल है, बॉन्डिंग टाइम। Tiwa tribesmen performing their traditional dance at the Wanchua festival. Wanchua festival यानी हार्वेस्टिंग का पहला, अभी बस वे बारिश आ गई, अभी वो कह रहे हैं अपने भूमि को, अभी मातृभूमि को, कि भाई बहुत अच्छा बाउंटीफुल हार्वेस्ट हो जाए, है ना, पेस्ट ना गिरे हमारे जो फसल है उस पर, नेचुरल कैलेमिटी ना रहा है इसके ऊपर। इसके लिए ये जो भी है ट्रेडिशनल डांस के साथ साथ उनचवा फेस्टिवल मनाते हैं। और इसी वजह से एक छोटी सी न्यूज़ थी, ठीक है। और इनका मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, है ना। दो प्रकार के, एक पहाड़ियों में और एक जमीन पर, यानी सखल प्रदेश में रहने वाले भी, यानी प्लेन पर रहने वाले भी ट्राइब्स हैं। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 1. Issuing authority is the Ministry of External Affairs. 2. Must take no objection certificate from the Ministry of Home Affairs before application. 3. Compulsory for all visits, official or private. 4. For official visit, it's sought by Rajya Sabha Secretariat on behalf of the members. 4 स्टेटमेंट से पॉलिटिकल क्लियरेंस, यानी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि फॉरेन लैंड में जाना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है ना, तो उसके लिए ये है कि भाई कौन इश्यूइंग अथॉरिटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एनओसी लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। सभी विजिट्स चाहे ऑफिशियल रहे या प्राइवेट, और यदि ऑफिशियल विजिट्स है तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ये इनका वर्क करती है। विच ऑफ द अबव प्रोविजंस इज और आर करेक्ट? कौन से प्रोविजंस करेक्ट है भाई? क्लिक करूं मैं? आपने किया? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज सी 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 ओनली। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये इश्यू अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के लिए कंपलसरी होता है, ऑफिशियल रहे या प्राइवेट रहे, लेकिन ऑफिशियल विजिट के लिए राज्यसभा सेक्रेटेरिएट सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वर्क करता है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। दोस्तों न्यूज में इसलिए था कि ऐसा है कि अभी फिलहाल राहुल गांधी जो है वो लंदन गए थे, विजिट किया था, उनका एक कई स्पीच वगैरह था, ऑफिशियल विजिट नहीं थी, है ना। तो उनका कहना है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए कोई जरूरत नहीं प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट से पूछने की, जब वो प्राइवेट विजिट के लिए जाते हैं, है ना। और यही एक मसला आ गया था। अब वहाँ पे ऐसा हुआ था कि
राहुल गांधी जो थे कांग्रेस लीडर, उन्होंने कुछ कमेंट कर लिए थे, क्रिटिकल रिमार्क्स अबाउट द जनरल पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस इन इंडिया, और उसी से रहते ये इशू आया है कि गवर्नमेंट ने क्वेश्चन रेज किया कि भाई आपने तो कोई पॉलिटिकल क्लियरेंस लिया नहीं था और आप चले गए करके। देन द फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज्ड इट्स National Achievement Survey NAS 2021 report. Which of the following inference cannot be generated from the report? यानी फिलहाल जस्ट रिसेंटली जो है शिक्षा मंत्रालय जो है इन्होंने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का रिपोर्ट सबमिट किया। जो डाटा दिया उससे क्या इन्फर्ड नहीं होता? ए, not much difference in the perception of the subject matter in case of online and offline learning. ऐसा कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरा है ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग में जब सब्जेक्ट मैटर का इशू है। बी, across the various subjects and classes, scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, students perform worse than the general category students. अक्रॉस द सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं, क्लास का कोई लेना देना है, 3rd स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो है उनके बच्चे की पोजीशन जनरल कैटेगरी से बुरी रही है, बदतर रही है। थर्ड, स्टूडेंट्स अक्रॉस द वेरियस क्लासेस परफॉर्म्ड वर्स इन द मैथमेटिक्स एंड साइंस, है ना। यदि देखा जाए सभी क्लास के बारे में तो सबसे बुरी हालत रही है स्टूडेंट्स की, वो है मैथमेटिक्स और साइंस में। डी, स्टूडेंट्स अक्रॉस द वेरियस क्लासेस परफॉर्म्ड बेटर इन द लैंग्वेज। सभी क्लासेस में यदि देखा जाए 3rd से 10th स्टैंडर्ड तक, है ना, तो लैंग्वेज जो है उसमें बेहतरीन अच्छा परफॉर्मेंस दिया है स्टूडेंट ने। ये सर्वे के डाटा से नतीजा निकल सकता है। कौन सा नहीं है? कैन नॉट, ध्यान में रखो, कैन ऑट, है ना। चलो देख लेते कौन सा नहीं है। आंसर क्लिक करो, आपने किया है? यस, मैं क्लिक कर रहा हूं। ए, नॉट मच डिफरेंस, बड़ा आसान सा था, लॉजिकल था थोड़ा सा, कि भाई हम तो देख रहे कि भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है ना, उसमें है भाई लोचा है, ऑफलाइन में ज्यादा परसेप्शन होता है, ये हमने तो ये मालूम था, ये सिंपल सा क्वेश्चन बनाए। लेकिन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफलाइन और ऑनलाइन इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। डिजिटल डिवाइड, ध्यान में रखो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड ये दो फैक्टर में है। एक पहला फैक्टर ध्यान में रखो दोस्तों, पहला फैक्टर उसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट और दूसरा फैक्टर उसका फंक्शनल एलिमेंट। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द सेंस कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई रईसों के पास तो भाई बहुत कुछ फैसिलिटीज है, गरीबों के पास नहीं। अर्बन रूरल भी डिजिटल डिवाइड है, अर्बन एरिया में एक्सेसिबिलिटी है, नेटवर्क है, और रूरल एरिया में नहीं। परचेसिंग कैपेसिटी भी रूरल एरिया में कम है, गरीबों की कम है, तो ऑब्वियसली उनके पास अच्छे गैजेट्स नहीं है। ये एक फंक्शनल इसमें क्यों मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एंगल से उसको सोचना चाहिए, सोशल साइकोलॉजिकल एंगल से, कि जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं उनको आदत सी रहती है सब ऑनलाइन वगैरह की, और उस ढंग से उनके बचपन से ये सब डेवलप हुआ रहता है, ग्रूम अप हुआ रहता है, घर में माहौल रहता है, घर में उनको आइसोलेटेड रूम मिली रहती है, क्लासरूम जैसा माहौल भी मिल सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ द पुअर सोसाइटी, है ना, गरीब लोगों की यहाँ का वो प्रॉब्लम नहीं, उनको वो माहौल नहीं मिला, यही मम्मी उनकी खाना पका रही, यही मेहमान आ रहे और यही बच्चा बैठा है, तो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल इशू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल एलिमेंट जो है वो सोसाइटी को पूरा का पूरा डिवाइड करता है। इट्स मेक पुअर मोर पुअर इवन इन द एजुकेशनल अटेनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी डिजिटलाइजेशन से सच में फायदा होगा? नो भाई नहीं, ऑफलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देखो उसका नतीजा है कि इनवेरिएबली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी जो स्टूडेंट है उनका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नहीं रहेगा अच्छा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिलोंग टू दी पुअर क्लासेस। दूसरा एक खास बात है देखो कि स्टूडेंट का मैथमेटिक्स और साइंस में क्यों नहीं है भाई, ये यहाँ पे बहुत बड़ी चपाक है, बहुत सोचने वाली बात है। इसका रीजन है कि द प्रॉब्लम ऑफ Indian methodology of education and the level of teachers in India. इंडिया के टीचर्स देखो
उनकी लेवल देखो, और भाई टीचर लगते कैसे, हमने देखा है किस ढंग से टीचर्स लगते हैं। दैट इज अ वेरी हॉरिबल सिचुएशन। हमें जो जॉयफुल, जिसको कहते हैं एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, ये लेवल ही नहीं है इंडिया में, उस लेवल के हमारे पास टीचर्स नहीं है, उस लेवल का मटेरियल नहीं है, डाटाबेस नहीं है, और इसी वजह से मैथ्स से तो डर लगता है। मुझे भी तो डर लगता था भाई, इसलिए 12th के बाद कभी इंजीनियरिंग लिया ही नहीं, 12th में गलती से, मजबूरी से, है ना। ये दिस आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, साइंस के बारे में ऐसा हवा हो रटो, है ना, ड्रिलिंग सिस्टम इंडिया में है, और कुछ लॉजिक या ये डेवलप नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज में इंटरेस्ट बच्चों का आता है और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों, न्यूज इस ढंग से है, अभी तक तो काफी बता दिया इसके बारे में, थोड़ा एनालिटिकल भी बता दिया जो मेंस के काम में आ सकता है। ये देखो डाटा 3/5 स्टैंडर्ड क्या था, ये कभी कभी पूछ सकते हैं कि कौन से कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन सब्जेक्ट थे, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, एनवायरमेंटल स्टडीज। 8th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस और सोशल साइंस, और 10th में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। अब ध्यान में रखो कि कौन सा कॉमन है, अक्रॉस द है, तो हमें दिखता है मैथमेटिक्स ये कॉमन है, मैथमेटिक्स ये कॉमन है, और दूसरा लैंग्वेज ये कॉमन है, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश है, बाकी नहीं, है ना। तो उसमें यहाँ पे दिया है कि सबसे बुरी तरीके से हाल किसके, लेटर लर्न बेटर इन स्कूल विथ पियर्स, यानी बच्चों के साथ ऑफलाइन में ज्यादा पढ़ सकते हैं, ये प्रूव हो चुका है ना। और जॉयफुल वॉज अ फन नहीं दिख रहा है भाई, फेस डिफिकल्टी इन लर्निंग, यस ऑनलाइन में बड़ा प्रॉब्लम है होम में, है ना। ये देखो यहाँ पे, है ना, नो डिफरेंस एज सेम एज अ स्कूल, बर्डन सम लगा, लॉट ऑफ असाइनमेंट, ये सबसे ज्यादा रहा। तो बहुत सारा असाइनमेंट, क्योंकि टीचर तो पढ़ाना ही नहीं आता भाई, कुछ तो भी बड़बड़ कर रहे हैं और फिर असाइनमेंट दे रहे हैं, खत्म, ऐसा कुछ हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। क्लिक करो, आपने किया, बड़ा आसान सा है, क्लिक कर दिया, बी बिहार, बिहार में है स्थित। न्यूज में क्यों है, छोटा सा ऐसा ही न्यूज है, बिहार यूनिवर्सिटी क्लोज आफ्टर द स्टूडेंट्स डेट, है ना। एक बस रोड एक्सीडेंट में एक बीटेक जो कर रहा था, बीटेक एग्रीकल्चर, वो स्टूडेंट रोड एक्सीडेंट में मारा गया, और इसके तहत आंदोलन चला वहां पे, और उसके वजह से कुछ दिन के लिए, सीने डाई ऐसा वर्ड है ना, अकाल मतलब कुछ भी टाइम शेड्यूल ने फिक्स किया था, और यहाँ पे उनको जो है अपना यूनिवर्सिटी बंद कर दिया गया है। भाई दिस नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वे से सब करना चाहिए, है ना। ये तो सही है कि लॉस हो गया है, ह्यूमन लॉस हो गया है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का लॉस हो गया है, लेकिन दिस नॉट अ वे, वैंडलिज्म इज नॉट अ वे। सो दोस्तों, 5 के 5 क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।